नमस्कार। सात रंग सात खबर लेकर आपके साथ मैं हूं शुभम शेखर। आज की सबसे अहम खबर से शुरुआत करते हैं, जो लगभग सभी अखबारों की वेबसाइट पर प्रमुखता से हर अपडेट के साथ पढ़ी जा सकती है। आज किसानों का भारत बंद है। भारत बंद को लेकर दिल्ली से सटी सीमाओं, पंजाब, बिहार समेत देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत बंद को किसानों के अलावा कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 से अधिक किसान संगठनों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने इस भारत बंद का आह्वान किया है। अनेक सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भारत बंद का समर्थन किया है। इस दौरान दिल्ली से सटी सीमाओं जैसे गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर रोड जाम किया गया है। इसकी वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है। और अब कुछ वो खबरें जो शायद आपकी नज़र से छूट गई हो। बात करते हैं केरल की। ये खबर हमने ली है अमर उजाला से। केरल में तालिबान समर्थकों के बढ़ने से वहां की वामपंथी सरकार परेशान है। सत्तारूढ़ सीपीएम की केरल इकाई कथित तौर पर राज्य में जमाते इस्लामी हिंद द्वारा कट्टरपंथ और सांप्रदायिकता की वकालत करने से चिंतित है। केरल की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक आंतरिक दस्तावेज से इस बात का खुलासा हुआ है। इन दस्तावेजों को सीपीएम ने अपनी पार्टी कैडरों के बीच बांटा था। इन दस्तावेजों के अनुसार जमाते इस्लामी हिंदू सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है। दावा है कि जमात केरल में अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया तथा प्रकाशनों का उपयोग कर रहा है। जमात की मंशा इस्लामिक राज की स्थापना है। वहीं सीपीएम के दस्तावेजों में दावा किया गया है कि अपने विचारों को मुस्लिम समुदाय के साथ साथ दूसरे धर्मों में भी फैला रहा है। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया है कि ईसाइयों को मुसलमानों के विरुद्ध भड़काने का भी प्रयास किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में 26% मुस्लिम आबादी है। सीपीएम के दस्तावेज में बताया गया है कि ये गंभीर चिंता का विषय है। केरल में तालिबान के समर्थन की बातचीत हो रही है, जबकि मुस्लिम समुदाय सहित विश्व भर में इसकी निंदा हो रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इसमें दावा किया गया है कि पढ़ी लिखी महिलाओं को इस विचारधारा की तरफ लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। सीपीएम ने इसके लिए जमात को आरोपी ठहराया है। साथ ही अपने संगठनों एवं कार्यकर्ताओं को सांप्रदायिकता के विरुद्ध एकजुट होने की बात कही है। अगली खबर नवभारत टाइम्स से। विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। इस दौरान 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने सबसे पहले शपथ ली। जितिन को कैबिनेट और बाकी 6 को राज्य मंत्री बनाया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार योगी कैबिनेट के नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा संपत्ति जितिन प्रसाद के पास है। 2 मंत्रियों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जबकि हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री होंगे। एडीआर के मुताबिक योगी कैबिनेट में अब 84% मंत्रियों ने ग्रेजुएट या इससे ज्यादा की पढ़ाई की है। वहीं 80% मंत्री करोड़पति और 45% पर आपराधिक केस दर्ज है। जनसत्ता में छपी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गुर्जर समुदाय के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुरी तरह से नाराज हैं और उन्हें चुनाव में सबक सिखाने का दावा कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में बीते 22 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी ने अनावरण किए गए सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द पर कालिख पोतने का मुद्दा गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को गुर्जर समुदाय के लोगों ने दादरी में महापंचायत की। महापंचायत में लोगों का गुस्सा सीएम योगी के खिलाफ जमकर फूटा। महापंचायत में लोगों ने कहा कि हमने सरकार को अपना पैगाम पहुंचा दिया है, अब और अपमान नहीं सहा जाएगा। दादरी में आयोजित महापंचायत में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा पर लगी पट्टिका से जानबूझकर गुर्जर शब्द हटाया गया है। महापंचायत में मौजूद रहे गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे इस महापंचायत के जरिए सरकार को साफ संदेश देना चाहते हैं कि एक शब्द को हटाना समाज का अपमान है। वहीं महापंचायत में मौजूद रहे भाजपा के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने भी सरकार को गुर्जर शब्द पर कालिख पोते जाने को लेकर साफ साफ चेतावनी दी। दैनिक जागरण समेत कई अखबारों में यह खबर छपी है कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रविवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने और उनके लिए फंडिंग रोकने जैसे मुद्दों को चर्चा हुई। बैठक में 6 मुख्यमंत्री और 4 अन्य राज्यों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। लगभग 3 घंटे तक चली बैठक के दौरान माओवादियों के शीर्ष संगठनों के खिलाफ कार्रवाई, सुरक्षा में कमी को भरने, प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्रियों में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में माओवादी हिंसा में काफी कमी आई है। यह खतरा अभी लगभग 45 जिलों में बरकरार है। हालांकि देश के कुल 90 जिलों को माओवादी प्रभावित माना जाता है और यह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी खर्च यानी SRI योजना के तहत आते हैं। श्रीनगर की डल झील के आसमान में लड़ाकू विमानों के रोमांचक करतब और हेलीकॉप्टरों की हैरत अंगेज कलाबाजियों ने दिल जीत लिया। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से वायुसेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। मौका था मेगा एयर शो का। इसमें सूर्य किरण एक्रोबेटिक्स टीम के करतब, पैरामोटर और पावर्ड हैंग ग्लाइडर डिस्प्ले MiG-21 बाइसन से फ्लाई पास्ट, Su-30 एयरक्राफ्ट से एक्रोबेटिक्स एयर डिस्प्ले दिया गया। अमर उजाला में फोटो समेत ये खबर छपी है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को श्रीनगर में डल झील के किनारे मेगा एयर शो आयोजित किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का आयोजन SKICC के शुभारंभ से किया। भारतीय वायुसेना में नौकरी के अवसरों के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए शो की थीम गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स रखी गई थी। और अब एक पॉजिटिव खबर दैनिक भास्कर की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का ढाढ़ा डाबड़ा गांव की तस्वीर बदल गई है। करीब एक दशक पहले इस गांव में और आसपास के इलाकों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। ज़्यादातर तालाब या तो सूख गए थे या गंदगी की वजह से उनका पानी पीने लायक नहीं था। इसको लेकर न तो प्रशासन कुछ कर रहा था, न गांव के लोग जागरूक थे। लेकिन रामवीर तंवर को ये गंदगी रास नहीं आई। उन्होंने तालाबों को साफ करने का बीड़ा उठाया, यहाँ तक कि इसके लिए अच्छी खासी नौकरी भी छोड़ दी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। एक के बाद एक लोग उनके साथ जुड़ते गए। आज इस गांव के साथ साथ वे यूपी के कई इलाके की तस्वीर बदल चुके हैं। 30 से ज़्यादा तालाबों को जिंदा कर चुके हैं, सैकड़ों तालाबों की सफाई कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जहां पानी की दिक्कत थी वहां कई तालाब भी उन्होंने खुदवाए हैं। इस काम के लिए उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं। देश भर में वे पॉन्डमैन के नाम से मशहूर हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में रामवीर का जिक्र किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए 7 रंग 7 न्यूज़ के साथ और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले बुलेटिन का।